नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, आधुनिक युग में समाज के बदलते स्वरूप के साथ लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। महिलाएं आज अपने सपनों को साकार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए तमाम पाबंदियां और बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। अपने मेहनत और दृढ़ निश्चय के दम पर महिलाएं एक मुकाम हासिल कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। वैसे तो कई सारे ऐसे खेल हैं जिसमें महिलाएं अव्वल हैं, पूरे विश्व पटल पर छा गई हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक चीनी मार्शल आर्ट यानी वुशु की। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और वुशु के बारे में तमाम जानकारियां लेंगे। हमारे साथ है नूतन कुमारी। आप एक अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर हैं। आपने चाइना और इंडोनेशिया में भारत को प्रतिनिधित्व वहां पे किया है और साथ ही साथ आप कई अलग अलग क्षेत्रों में भी इन्होंने काम किया है और साथ ही साथ काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं। नूतन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में और साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं कई जगहों पे, चाइना में, इंडोनेशिया में आपने खेला है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वुशु क्या है, ये किस तरह का खेल है। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी मैम आपको, क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम नूतन कुमारी है और मैं आरा भोजपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं वुशु को इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। भारत के लिए मैंने 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे मेरा 14 पदक अभी तक हो गया है, जिसमें से 10 स्वर्ण और 3 कांस्य और रजत पदक जीत चुकी हूँ। और इसके अलावा मैं अभी NIS कोच हूँ, ट्रेनिंग कराती हूँ और मैं अभी बाल संरक्षण इकाई में स्पोर्ट्स कोटे से कार्यरत हूँ। वुशु की जानकारियां दें कि किस तरह का ये खेल है, क्योंकि अमूमन हम लोग ताइक्वांडो के बारे में जानते हैं, कराटे जानते हैं, ये कुछ जो ऐसे खेल हैं मार्शल आर्ट के जिससे लोग पूरी तरह से अवगत है। लेकिन वुशु मुझे लगता है कई हमारे दर्शक है जिनके लिए ये एक नया नाम है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी। वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जो 1989 में इंडिया में आया और उसके बाद से सारे स्टेट्स में खेला जाने लगा और बिहार में भी 1994 से खेला जा रहा है। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तालू, एक सांसू। सांसू होता है जो एक फाइटिंग होता है, जिसमें से किकिंग, पंचिंग, थ्रोइंग के जरिए हम लोग पॉइंट कलेक्ट करते हैं और जीत हासिल करते हैं। और तालू एक डेमोन्स्ट्रेटिव इवेंट होता है जिसमें से तलवार दिखाए जाते हैं और क्राइटेरिया बना होता है जिसके तहत हम लोग को पॉइंट कलेक्ट करते हैं और उसमें जिसकी पॉइंट ज्यादा होती है और जीत हासिल करते हैं। अगर आपने 1 साइडेड मार दिया, आपने नॉकआउट मार दिया, तो आप डायरेक्ट उस राउंड के विनर हो। अगर नॉकआउट कर दिया तो वो पूरा विन हो गया मैच। तो कहीं ना कहीं जो वुशु है वो एक तरह का फाइट हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक फाइटिंग इवेंट है। बिल्कुल, मतलब ये जो वुशु है ये पूरी तरह से एक फाइटिंग इवेंट कहे, फाइटिंग गेम कहे वो है। तो मुझे लगता है कि कई तरह की जो सावधानियां होती होंगी उससे भी बरतने की जरूरत होती होगी इस दौरान। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इस खेल के दौरान। जब आप इस खेल में ज्वाइन करते हैं तो अचानक जाके फाइट नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 6 महीने फिटनेस को बनाने में लगाना चाहिए, उसमें ध्यान होता है। क्योंकि अगर हम अचानक किसी गेम में जाते हैं और हमारी फिटनेस अच्छी नहीं होती है तो हम इंजरी हो जाती है हमें।
और नॉर्मली जो भी बच्चे आते हैं वुशु में या मार्शल आर्ट में, तो नॉर्मली एक्शन मूवीज वगैरह देख के आते हैं, तो आते आते जोश में होते हैं, वो किक पंच ये सब करने लगते हैं। तो ऐसे में कोचेस जो होते हैं वो संभालते हैं, कोचेस को पता होता है कि अभी वो जोश में आए, धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है, तो पेशेंस लेवल अपना दिखाते हुए और धीरे धीरे ट्रेनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद में जब उतना मैच्योर्ड हो जाता है उसके बाद मैच खिलाता है। और प्रोटेक्टिव के लिए हम लोग के लिए रूल्स बना होता है, चेस्ट गार्ड सावधानियां बरतने हाँ, की बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये खेल ही फाइटिंग का है। Yes, तो इसके लिए कई अलग से भी जो गाइड होते हैं वो बताते रहते हैं कि किस तरह से हाँ, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं। अगर ऐसा इंजरी होता है तो फर्स्ट एड के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चूंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर हैं, तो हमारे दर्शकों को जानकारी दे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है एक प्लेयर का। एक प्लेयर जब भी खेलता है तो मैम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से तैयार किया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट में खेलता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो स्वर्ण पदक जीतता है तो फिर वो स्टेट में खेलने के लिए जाता है। स्टेट में उसकी फाइटिंग होती है सारे डिस्ट्रिक्ट से। फाइटिंग होने के बाद अगर वो वहाँ गोल्ड जीतता है तो नेशनल के लिए, अगर नेशनल में कैंप लगता है तो उसके लिए वो कैंप में भी उसको अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि उसको सिल्वर ब्राउन से फाइट कराया जाता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस बरकरार रहती है तो नेशनल जाते हैं। नेशनल जाने के बाद में अगर स्वर्ण पदक वो प्लेयर जीतता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट इंटरनेशनल जाने के लिए ट्रायल्स में बुलाए जाते हैं। और ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में सिलेक्शन होने के बाद इंडिया कैंप लगता है, उस कैंप में भी जगह बनाने होते हैं। कैंप में चारों प्लेयर को बुलाया जाता है, नेशनल में गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, या फिर जिसने ट्रायल में जगह बनाया उसमें फिर से जगह बनाना पड़ता है। उसके बाद इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गौरव का क्षण होता है जब कोई प्लेयर अपने देश के लिए खेलता है। और जाहिर तौर पे जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं जाकर हम एक दूसरे देश में, तो उससे बड़ा गौरव का बात मुझे लगता है एक प्लेयर के लिए और कुछ हो ही नहीं बहुत सकता खुशी है। फील होता है जब हम लोग भारत के लिए मेडल जीतते हैं तो। क्या बात है। आप कहीं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं, मैं एक ग्राउंड लेवल से जुड़ी हूँ। मैं गली में खेलती थी, ग्राउंड में खेलती थी। फिर स्कूल में जाने के बाद मुझे एक उड़ान मिली, क्योंकि स्कूल में वहाँ सारे गेम होता था मेरे स्कूल में, और मार्शल आर्ट भी होता था। मार्शल आर्ट में कराटे होता था पहले हमारे गेम में, तो स्कूल में तो मैंने 3 साल तक कराटे की ट्रेनिंग किया। 3 से 4 साल में मैं ब्लैक बेल्ट लिया मैंने। उसके बाद मैंने कबड्डी, हॉकी, एथलीट, स्कूल्स में जितने सारे गेम्स में पार्टिसिपेट जरूर करती थी। हमारे स्कूल से जो सारे डाल देते थे, उनका कहना था ये सब जाएगी, हाइट वेट अच्छी है। उसके बाद से जब मैं गई तो ताइक्वांडो मैंने ज्वाइन किया। पहली बार मैं अगर मार्शल आर्ट में कहीं गई नेशनल तो ताइक्वांडो में। मैंने स्टेट में खेला, स्टेट में जगह बनाया, फिर नेशनल गई। नेशनल में मैं स्वर्ण पदक जीत के आई। क्या बात है। और वहां आने के बाद मुझे फिर कुछ परेशानियां थी जो थोड़े कम हो गई, क्योंकि फैमिली को लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रही है। उसके बाद मैंने वुशु की ओर, हमारे जो कोचेस थे उन्होंने ही मुझे वुशु में डाला। ताइक्वांडो का मैंने साइज सेंटर में ट्रायल दिया, मेरा साइज सेंटर में सिलेक्शन भी हो गया। हम लोग 3 बहन थे तो पॉसिबल नहीं था कि मैं यहाँ, रेसिडेंस नहीं था लड़कियों का, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर रहती। इतने पैसे नहीं थे 3 बहन में कि मेरे लिए फैमिली इतना एफर्ट करती। तो फिर हमारे सर ने भी कहा कि तुम्हारे पंचेज में भी बहुत पावर है, तो तुम वुशु में अच्छा कर सकती हो। तो फिर मुझे स्टेट मार्शल आर्ट एकेडमी मध्य प्रदेश के लिए मुझे ट्रायल दिलवाया सर ने। हमारे सर राजेश ठाकुर हैं, जो जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं 15 रुपए फी देके और सीखती थी, और वो भी हर महीने में नहीं दे पाती थी। उसके बाद से फिर मैं वहां से मेरा मध्य प्रदेश की ओर रुख हो गया। मध्य प्रदेश में मैं 3 साल ट्रेनिंग की, वहां से मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के लिए खेला। और फिर जब वैकेंसी निकली, गवर्नमेंट ने जॉब की यहाँ, मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ यहाँ आके, क्योंकि मेरे हाथ में जॉब आने के बाद पैसे आ जाते हैं। उसके बाद मैं कुछ कर अपनी डाइट या हर चीज को फुलफिल कर पाती। फिर मैं यहाँ आई। उसके बाद से मैं अभी यहाँ भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैंने वहां से भारत के लिए पदक लिया, यहाँ से भी मैं खेलती हूँ, अब मैं यहाँ से खेलती हूँ। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक जब प्लेयर जब घर से बाहर निकलती है, खासकर महिला प्लेयर, तो संघर्ष को देखने को ही मिलता है, क्योंकि एक महिला के सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं, समाज, परिवार, और इसके अलावा कई सारी बाधाएं होती हैं जो उसके सामने आती है। लेकिन उन तमाम बाधाओं को
पार करते हुए अपने सपनों को साकार करना और उस मुकाम तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके आप एक बहुत बड़ी उदाहरण है नूतन जी। कि आपका अब तक का जो सफर रहा, जो कि मैंने अभी जिक्र किया कि एक महिला के लिए घर से निकलना, घर की चौखट से बाहर निकलना और फिर विश्व पटल पर छा जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो थोड़ा अपने सफर के बारे में बताएं कि अब तक का आपका सफर किस तरह से रहा, कैसा रहा? मैं बचपन में, मेरे घर में दूर दूर तक कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, मेरा कोई अप्रोच नहीं रहा है, मेरा कोई बहुत सपोर्ट नहीं रहा है। जैसे जैसे मैं जीतती गई, रास्ता बनता गया, फैमिली को लगा कि अच्छा करिए, सपोर्ट मिलता गया। पहली बार जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते थे कि क्या जरूरत है बाहर भेजने का। नॉर्मल लोगों का सोच होता है बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, बहक जाएगी। फिर रिलेटिव्स कहने लगे कि एक तो ऐसे ही रंग सांवला है, शादी नहीं होगी, हाथ टूट जाएगा तो शादी भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, शांति से स्कूल जाके पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। लड़कियों का काम होता है खाना बनाना, ये सब सीखे तो आगे काम आएगा, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। उसके बाद फिर भी मेरी मम्मी पापा थोड़ा सा, मतलब उनको ही सुनना पड़ता था, मैं तो फिर भी नहीं सुनती थी, उनको ही सुनना पड़ता था। फिर मैं स्कूल में गई तो खेलने जाने लगी, तो मुझे थोड़ा सा फैमिली से प्रॉब्लम होता कि मेरे फैमिली में, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि ट्रैक सूट पहनना भी मेरे लिए मतलब मुश्किल था। मैं फ्रॉक पहन के ही जाती थी या स्कूल ड्रेस में जाती थी, वहां जाके मैं कपड़े चेंज करके और ट्रेनिंग करती थी। जब बदलाव जब आया, जब मैं उसके बाद मैं 9th क्लास में गई तो मेडल लेके आई। उसके पहले मैं कबड्डी, हॉकी, एथलीट, वॉलीबॉल, मैंने स्कूल में सारे गेम खेले। मैंने नेशनल लेवल में जगह भी बनाई, नेशनल खेली, कबड्डी, हॉकी, एथलीट, बहुत सारे गेमों में। जब मैं स्कूल नेशनल ताइक्वांडो में मेडल लेके आई तो मेरा लोकल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में फोटो आया। तो फिर लोग लेके मेरे घर पे जाते थे मम्मी के पास कि फोटो आया है, जीती है, मोहल्ले का नाम आया है। तो कुछ हद तक लोगों में बदलाव आया और लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रही है, कुछ बदलाव आया। उसके बाद भी बहुत सारी परेशानी, पैसे की परेशानी रहती थी, लेकिन हाँ पापा मम्मी का सहयोग इतना रहा कि कभी फील नहीं हुआ मुझे। बाहर जाती थी तो भी स्टेडियम में जब जाने लगी तो स्टेडियम में थोड़ा परेशानी होती थी, कुछ बदतमीज टाइप में लड़के जो होते थे वो थोड़ा परेशान कर देते थे, या फिर वहां पर शराब पीकर शीशे फोड़ के फेंक देते थे सीढ़ियों पे जहां हम लोग ट्रेनिंग करते थे। फिर हमारे कोच का वहां बहुत सहयोग रहा, उन्होंने मुझे मतलब हम लोग की टाइमिंग को चेंज कर दिया कि चलो हम लोग धूप में ट्रेनिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं, शांति से रास्ता निकालना है। फिर हम लोग ने धूप में ट्रेनिंग स्टार्ट किया सुबह शाम। उसके बाद फिर हम लोग करते गए, रास्ता निकलता गया। परेशानी आती रही, मम्मी पापा हमेशा साथ देते रहे और इस कारण से मैं आज तक जो भी हूँ, मैं मम्मी पापा के सहयोग के कारण ही हूँ। ये आपके संघर्ष की एक बहुत बड़ी कहानी है और मुझे लगता है जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो किस तरह से बाधाएं उनके हर कदम पर उनके रास्ते को रोकती है, और उसके बाद भी यदि किसी का साथ मिल रहा है, जिस तरह से नूतन जी को उनके कोच का साथ मिला और उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़ी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसे एक्सेप्ट करते हुए लड़कियां आगे बढ़ती हैं। और ये कितने गर्व की बात हुई इनके पेरेंट्स के लिए और साथ ही साथ पूरे समाज के लिए, जो इनकी कॉलोनी के लोग थे। जब पेपर में इनका नाम आया और जिस लड़की को घर की बाहर जाने तक की वहां पे नहीं सहमति बन रही थी, लेकिन जब ये अपने घर परिवार के सहयोग के साथ आगे बढ़ी और जब खेली, मेडल जीत कर लाए, गोल्ड मेडल जीत कर लाए, उसके बाद समाज के लोगों ने भी आपको एक्सेप्ट किया और सबने आपका साथ दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप वहां पे अगर हार मान जाती तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा की बात होती कि भाई लड़की आगे बढ़ी लेकिन आगे कर नहीं पाई, लोगों को समाज को और बोलने का मौका मिलता, लेकिन आपने हार नहीं माना, आप अपने कदम पर आगे बढ़ती चली गई। सल्यूट है आपको कि आप इतने संघर्ष के बाद भी आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंची। नूतन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई हमारे दर्शक ऐसे हैं जो इस वक्त जानना चाहते होंगे कि वो वुशु में कैसे कदम रखें, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वुशु में आने के लिए वो क्या करें, किस तरह से शुरुआत करें? वुशु में नॉर्मली हम लोग को पहले फिटनेस पे ध्यान देना होता है, फिटनेस ध्यान देने के बाद ही कोई टेक्निकल या कोई चीज हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप वुशु करना चाहते हैं, अगर आप पटना में करना चाहते हैं तो कुर्जी में भी इसकी ट्रेनिंग होती है, मैं भी करती हूँ, मेरे साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मृदंगम स्कूल ऑफ आर्ट में भी ट्रेनिंग होती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और अब बिहार में कहीं भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में वहां के सेक्रेटरी से संपर्क करके वहां से कर सकती है। हर जगह खेला जाने वाला खेल है, हर जगह होता है, सारी डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें, पार्टिसिपेट करती है, वहां से आप कर सकते हैं।
आप बिल्कुल, कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है, बस थोड़ी आप जानकारी इकट्ठा करें और उसके बाद आप आराम से आप इस गेम में जा मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे और मुझसे पूछ सकते हैं। तैयारियां किस तरह की होती है यदि कोई इस गेम में जाना चाहता है तो इसके पहले की जो तैयारियां होती हैं एक लड़की के लिए वो क्या होनी चाहिए? नॉर्मली जब भी कोई खिलाड़ी आता है तो हम फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं मैम। अगर फिटनेस देने के बाद ही हम उसमें अगर मतलब स्मार्ट ट्रेनिंग थोड़ा हम लोग कराते हैं, उस पर ही ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक मोटर एबिलिटीज को लेके चले तो नहीं होगा। हमें स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड सारी चीजों को ध्यान में रख के कराना पड़ता है। उसके बाद हम लोग कुछ आगे की ओर सोच सकते हैं फिटनेस होने के बाद ही। और इसके बाद हम लोग नॉर्मली जब भी कोई लड़की आती है तो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। फिटनेस देने के बाद साथ साथ थोड़ा बहुत स्पेसिफिक वर्कआउट चलता रहता है ताकि वो इंजरी ना हो, उसको हैबिट बनते रहे। उसमें कुछ टेक्निकल हम लोग बताते हैं, कुछ सेल्फ डिफेंस की भी टेक्निक होती है, कुछ थ्रोइंग होती है, किकिंग, पंचिंग, सारी चीज पे ध्यान देते हैं। यानी मुझे लगता है किसी भी गेम के लिए फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पहला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं फिटनेस है। यदि आप भी गेम में जाना चाहते हैं, खासकर वुशु में, तो सबसे पहले अपने फिटनेस पे ध्यान दें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि मैं खेल तो रहा हूं, लेकिन क्या इसे करियर के रूप में ऑप्ट किया जा सकता है? तो हमारे दर्शकों को बताएं कि वुशु के क्या फायदे हैं और इसे करियर के रूप में कैसे चुना जा सकता है? वुशु के फायदे तो बहुत हैं। अगर आप देखें फिटनेस लेवल पे या डिसिप्लिन के लिए, अगर आपकी हाइट अगर कम है तो भी आप अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आपको देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो आप देश के लिए लड़ सकते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के तरफ से, और वो इच्छा पूरा कर सकते हैं। और अगर कैरियर के रूप में देखा जाए तो आपके सारे डिफेंस के रास्ते खुल जाते हैं। आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बिहार गवर्नमेंट भी हमारी जॉब दे रही है, इसमें भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और एज ए कोच भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीपीएड करके स्पोर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। आपको अगर आप वुशु के मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं तो आपके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे एलपीयू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएड कराएगी। और अगर आप मेडलिस्ट प्लेयर तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स कोटे से इसमें एंटर कर सकते हैं। ये एक अच्छी जानकारी दे रही है नूतन जी कि किस तरह से आप जा सकते हैं इस खेल में खास तौर पे। और जब करियर की बात आती हो तो इसमें जाहिर तौर पे कई सारे ऑप्शन सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। हर जगह प्रोत्साहन और उत्साह लोगों को मिलता है। आपसे जानना चाहूंगी नूतन जी कि चूंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर हैं, आपने भारत को चाइना और साथ ही साथ इंडोनेशिया में भी प्रतिनिधित्व किया है अपना, तो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को शेयर करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो आपका समय था जब आप भारत के लिए खेल रही थी चाइना और इंडोनेशिया में, उस एक्सपीरियंस को किस तरह से आप शेयर करना चाहेंगे? पहली बार जब मैंने गेम में कदम रखा था तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जॉब लगेगी या फिर मैं इंडिया के लिए खेलूंगी। हाँ, अंदर से मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, कुछ अच्छा करूं। तो पहली बार गई तो मैं इंडिया कैंप में ही अकेली में बिहार से थी। उसके बाद मैंने वहां फाइटें स्टार्ट की और मैचेस वगैरह होते गए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मेरी शुरुआत तो बिहार से हुई है। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में मैंने किया, मध्य प्रदेश में मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद से जब मैं इंडिया के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं वापस इंडिया कैंप का ट्रायल हुआ इंटरनेशनल जाने के लिए। ट्रायल में मैंने जगह बनाया तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मेरे पैर में चोट लग गई। चोट लगने के बाद मुझे मसल्स फट गया, जिसके कारण से मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। मैं 7 दिन प्लास्टर पर रही, लेकिन फिर मुझे ऐसा कोचेज ने कहा कि अगर आपको खेलना है तो प्लास्टर उतार के ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये चूक जाओगे इंटरनेशनल। फिर मुझे उसको उतार कर और उसमें कोचेज ने संपर्क किया डॉक्टर से और उसके बाद उसमें बैंडेज वगैरह चिपका के मैंने ट्रेनिंग किया और उसमें मैं गई भी और जगह बनाई। तो परेशानियां बहुत हुई। जाने के पहले मुझे लग रहा था कि फॉरेन के लोगों से मैं कैसे बात करूंगी, क्योंकि मुझे ना तो इंग्लिश बोलने आती थी, ना ही तो ऐसी समस्याएं मुझे थी कि मैं इस माहौल से गई थी, मुझे परेशानी होती थी। तो वहाँ कोचेस का भी साथ था। मेरी मैम थी जो इंडिया कैंप के साथ गई थी, तो उनका भी बहुत सहयोग रहा। वहां पर गई तो थोड़ा सा सबकी पर्सनालिटी, इंडिया में नॉर्मली साउथ में लड़कियां लंबी देखने को मिलती हैं, बट बाकी जगह कम मिलती हैं। तो मैं जब फॉरेन में गई तो काफी लंबी लंबी लड़कियां, तुर्की, रशिया और बहुत जगह की लड़कियां दिख रही थी। तो मुझे लगा था कैसे खेलूंगी, बट कैसे नहीं। बट जब मैं खेलती ही गई तो जोश इतना आया कि मुझे पता नहीं चला मैं कब जीतती गई, कब कैसा हुआ। और उसके बाद से मैं जीतती गई। फिर मैं कांस्य पदक जीती। मुझे अफसोस है कि मैं स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई। मैं ईरान से मैं मैच लूज कर गई थी।
जी, लेकिन आपकी कोशिश जो है आरा से इंडोनेशिया और चाइना तक की ये जो आपका सफर है, ये जो कोशिश है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जो तमाम दर्शक जो देख रहे होंगे वो जरूर नूतन जी से सीख ले रहे होंगे कि किस तरह से यदि आपने एक सपना देखा है तो उस सपने को किस तरह से साकार करना है, तमाम परेशानियों को पार करते हुए। इसके लिए मुझे लगता है आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। नूतन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, वुशु की बात कर रहे हैं, आप इतने ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आप खेल चुकी हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप अपने आगे की प्लानिंग के बारे में कि भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है, आगे आप और क्या करना चाहती हैं इस खेल में? भविष्य में मेरी हमेशा से प्लानिंग रही कि मैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाऊं, क्योंकि मैं कांस्य पदक तक रुक गई। उसके बाद से मैं प्रयासरत हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ से ट्रेनिंग, जॉब करते हुए मैं दोनों टाइम ट्रेनिंग करती हूँ। और मुझे अभी बैक में इंजरी है जिस कारण से मैं रिहैब पे हूँ और मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ। और बैक का एक्सरसाइज जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट दिया फिजियोथेरेपी में जाती हूँ वो मैं करती हूँ। और अब मैं कोशिश है कि मेरी इंजरी रिकवर हो जाए तो मैं वापस भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत पाऊँ। और इसके साथ ही मैं बच्चों को भी तैयार कर रही हूँ कि वो भारत के लिए पदक ले। मुझे लगता है एक प्लेयर की सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही है कि यदि मैं तो खेल रही हूँ लेकिन मैं अपने साथ साथ और कुछ बच्चों को ट्रेन कर पाऊं ताकि वो आगे चलकर हमारे देश के लिए खेलें। ये एक प्लेयर के लिए सबसे गौरव की बात होती है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि जब हम वुशु की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे काफी समय देना पड़ता होगा इस गेम को, तो कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है एक प्लेयर की वुशु खेलने के दौरान? मैम, ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं तो 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर अच्छे मेहनत मन से करें तो मेडल जीत सकते हैं। स्टेट लेवल पे करें, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल की बात करें तो इतनी कम ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता है। सुबह शाम कम से कम 2-2 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे ऐसे ट्रेनिंग देना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करके, टाइम पास वाली ट्रेनिंग नहीं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा रहे हैं तो अपना सेल्फ ट्रेनिंग के लिए हम लोग दोपहर में भी टेक्निक ट्रेनिंग के लिए अपना समय लेते हैं और करते हैं, और तीनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं। हमें उस गेम के प्रति अगर भारत के लिए कुछ करना है तो समर्पित होना पड़ता है। और उस हिसाब से मैं अभी फिलहाल मैं 4 घंटे की ट्रेनिंग कर पाती हूँ। दिन में मेरी ऑफिस रहती है, दोपहर की मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाती हूँ, सुबह शाम करती हूँ और कोशिश है मेरी कि मैं करूँ। मतलब आपको अगर हम बात करें, जैसे अभी तो आप को इंजरी है, लेकिन अगर जो एक नॉर्मल जो प्लेयर जो खेलना चाह रहा है तो उन्हें कितने घंटे पूरा समय देना पड़ेगा? 4 से 5 घंटे तो नॉर्मल है मैम, एक दिन में। हाँ, अगर कोई खिलाड़ी एक लेवल पे मुकाम पाना चाहता है तो उसको इतनी देर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अगर फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे भी काफी है। तो जब हम प्ले की बात करते हैं, किसी भी खेल की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो डाइट होता है एक प्लेयर का वो अपने आप जुड़ जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का डाइट होना चाहिए एक प्लेयर के लिए? देखिए, एक प्लेयर को हमेशा डाइट ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा ये सब नहीं खाना चाहिए, और एक अपना BMI निकालते हुए एक डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए अपने हाइट वेट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम उस डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए। ज्यादा बाहर की खाना ये सब नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे हम बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, और फिर बीमार पड़ते तो ट्रेनिंग हमारी छूट जाती है। तो ट्रेनिंग छूट जाने के कारण से फिर अच्छा रेगुलरिटी नहीं रहती है, तो परफॉर्मेंस से ये हो जाते हैं हम लोग। हमें अपने डाइट पे भी पूरी तरह से ध्यान देना है। यदि आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपने गेम के प्रति या अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति, तो उसके लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा और बहुत सारी जो सावधानियां हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं, खासकर अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो किस तरह का प्रोत्साहन उन्हें मिल रहा है? अगर कोई खिलाड़ी खेलता है, अगर पदक जीतता है तो उसको बिहार सरकार लाखों रुपए से ज्यादा उसको सम्मान से सम्मानित करती है 29 अगस्त को। इसके अलावे अगर वो साई सेंटर या फिर किसी एक्सलेंसी या फिर अगर बिहार यानी बहुत सारे ऐसे रेसिडेंस सेंटर है जिसमें रहकर उसको फिजियोथेरेपी, डाइट, पढ़ाई लिखाई सारा गवर्नमेंट करती है। अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएड हो जाता है, वुशु के मेडलिस्ट है तो। अगर आप NIS करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको फुल पैसे देती है आपको NIS करने के लिए। गवर्नमेंट का जहां तक है पूरा सपोर्ट है अभी तक के अनुसार, और गवर्नमेंट इवन जॉब भी दे रही है। जो भी खिलाड़ी अगर अच्छा कर रहे हैं, पदक जीत रहे हैं, हर साल 5 लोग को जॉब का प्रावधान है जिसके तहत जॉब मिलती है खिलाड़ियों को। और गवर्नमेंट से अभी ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है मैम। और किस तरह की सुविधा की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि
हमारे देश की जब बात होती है तो खासकर जब महिला खिलाड़ी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी उन्हें मिलता है, और खासकर हम सरकार की बात करें तो और किस तरह की सुविधाओं की उम्मीद है आपको? गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं दे रही है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एकलव्य सेंटर वगैरह है अभी तक हमारे गेम का नहीं खुला है और खुलने का चांस है, बट उसमें अगर रेसिडेंस गर्ल्स का हो जाए तो बहुत जल्द गर्ल्स अच्छा करेंगी, क्योंकि अभी जो साई सेंटर भी पटना में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है उसमें गर्ल्स का रेसिडेंस नहीं है, जिसके कारण लड़कियां पलायन कर रही है। जहां रेसिडेंस, जहां अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, तो वो अगर जल्द से जल्द खुल जाए हमारे गेम में तो और अच्छा करेंगी लड़कियां। क्योंकि इस रीजन से मुझे पलायन करना पड़ा था बिहार से बाहर। अगर रेसिडेंस यहाँ रहता तो मैं बाहर नहीं जाती, मैं यहीं से करती। मतलब ये रहने की जो एक परेशानी है वो लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर तौर पे अगर बिहार के अलग अलग जिलों से यदि कोई लड़की आती है रहने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था एक बहुत जरूरी चीज होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में जब उन्हें ये सुविधा नहीं मिलती है तब पलायन की नौबत आती है। तो वैसी नौबत ना आए, इस बात पे ध्यान देना होगा। नूतन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई हमारे दर्शक हैं जो आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगी आप अपनी तरफ से उन दर्शकों को, उन खासकर उन लड़कियों को, युवा लड़की जो इस वक्त आपको देख रही हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप उनके लिए क्या कहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी यदि वो इस गेम से जुड़ना चाहती हैं? अगर आप गेम से जुड़ना चाहती है तो बिल्कुल जुड़िए। आप ये मत सोचिएगा कि समाज के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों में ऐसा होता है कि मैं बाहर जाऊंगी, करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, या फिर जो महिलाएं होती हैं वो भी सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये मत सोचिए, आप बिल्कुल खुलकर जुड़िए, क्योंकि आपकी सपने आप ही पूरा कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लड़कियां नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, पीटी उषा, मैरी कॉम, हेमा दास, ये बहुत सारे लोग के जिंदगी से कुछ सीख लेना चाहिए कि वो किस लेवल से कहां तक गई हैं। तो हम किसी फील्ड में पीछे नहीं है, हम चाहे तो सारा काम कर सकते हैं। जाहिर तौर पे सारा काम कर सकते हैं, और हमारे देश की लड़कियां, विश्व की लड़कियां हर पटल पे छा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और मुकाम हासिल कर रही हैं। सर्वोच्च पद पर लड़कियां हैं, और खास तौर पे जैसे से आपने कई जो महिलाएं हैं जो आज खेल के क्षेत्र में अव्वल हैं, आगे हैं, उन सबका आपने उदाहरण दिया। तो ये जो तमाम जो उदाहरण है, या खुद नूतन जी आप इतने संघर्ष के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनी, तो ये एक बड़ी बात होती है। और यदि आप भी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो समाज की बातों को, उनके जो वक्तव्य होते हैं, उन तमाम चीजों को पीछे छोड़िए, उन पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो करना चाहती हैं, आप अपने सपनों को साकार करना चाहती है, उस पद पे आप बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, दृढ़ निश्चय आपके साथ है, आत्मविश्वास आपका हमेशा बढ़ा होना चाहिए। नूतन जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि परिवार का सपोर्ट, जाहिर तौर पे आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिला, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे परिवार को? मेरा परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। मेरी मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। हाँ, मैं उतनी लकी नहीं हूँ कि मुझे मेरे पति का सहयोग मिला। मुझे मेरे पति का सहयोग नहीं मिला, जिस कारण मैं अकेले ही स्ट्रगल कर रही हूँ, और करूंगी। मैं स्पोर्ट्स में हार नहीं मानूंगी, मेरे से जितना होगा मैं करूंगी। मैं सबको कहना चाहूंगी, अगर परिवार का सपोर्ट है तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लड़की घर से बाहर कदम रखती है तो बाहर की जो भी परेशानियां होती है, लोगों के ताने वाने, वो सारी चीज झेल सकती है। लेकिन जब एक परिवार की तरफ से परेशानियां आती हैं तो वो टूट जाती है। उसको आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग सहयोग करें। बिल्कुल नूतन जी, आपके जज्बे को सलाम, आपके इस ताकत हिम्मत को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में भाग ली। तो जाहिर तौर पे हमें समाज की बातों को दरकिनार करते हुए अपने जज्बे को आगे बढ़ाते हुए अपने सपनों को साकार करना चाहिए, और परिवार का साथ भी एक महिला के लिए बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करते हो हमारा आज का कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें जरूर बताएं। उसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और दोस्तों, इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।